बड़ा स्टिमुलस अनाउंसमेंट आता हुआ सरकार की तरफ से 12 बड़े स्टेप्स अनाउंस किए हैं। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री और साथ ही एमओएस फाइनेंस भी वहां पर थे। और सबसे बड़ी बात जो अभी आखिरी स्टेटमेंट में निकल कर आई है, ये जो टोटल स्टिमुलस दिया जा रहा है ये 15% है जीडीपी, जिसमें सरकार की तरफ से जो इंसेंटिव्स आ रहे हैं वो कुल 9% जीडीपी का हिस्सा है। तो एक बड़ा बड़ा इंसेंटिव प्लान आता हुआ सरकार की तरफ से। फेस्टिव सीजन चल रहा है, दिवाली के 2 दिन पहले दिवाली गिफ्ट आता हुआ सरकार की तरफ से। कई सारे अनाउंसमेंट्स हैं, बट कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर आपको फोकस करना चाहिए। और फ्रंट एंड फॉरमोस्ट आ रहा है रियल एस्टेट सेक्टर, जहां पर एक बड़ा टैक्स रिलीफ दिया जा रहा है होम बायर्स, यानी कि वो खरीदार जो घर खरीद रहे हैं, और साथ ही डेवलपर्स, रियल एस्टेट कंपनीज जो घर बेच रहे हैं, और ये नए फ्लैट्स की बिक्री पर इंसेंटिव दिया जा रहा है, टैक्स इंसेंटिव रहेगा। तो ये एक बड़ा फिलिप है पूरे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। जो एग्जिस्टिंग घर हैं, जो बने हुए घर हैं, उनकी बिकवाली के लिए, ताकि वहां पर एक डिमांड बढ़ती हुई दिखे, इंसेंटिव दिया जा रहा है। इसके अलावा जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हैं 10 सेक्टर्स के लिए जो अनाउंस किए गए हैं, वो एक बड़ा डेवलपमेंट आपने देखा। साथ ही क्रेडिट गारंटी सपोर्ट स्कीम है स्ट्रेस सेक्टर्स के लिए, वहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए स्कीम्स अनाउंस करी गई हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में एक फ्रेश इन्फ्यूजन किया जाएगा, ताकि कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंडिंग और जल्दी से दी जाए और बढ़ाई जाए। और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। ग्रीन फील्ड, यानी कि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग या नई लोकेशंस, नया केपेक्स होगा, उसके लिए भी इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। डिफेंस सेक्टर उसमें फ्रंट एंड सेंटर रहेगा। तो इंफ्रा, डिफेंस, 10 सेक्टर्स जहां पे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, और साथ ही रियल एस्टेट, ये कुछ बड़े विनर्स हैं इस नए स्टिमुलस प्लान के, जो सरकार की तरफ से आ रहा है, जो सरकार भी खुद टर्म कर रही है आत्मनिर्भर 3.0 इस समय, वहां से आते हुए ये डेवलपमेंट्स। कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जो बाजार ने ऑलरेडी प्राइस इन कर दिए थे, कुछ राइडर्स के साथ भी डेवलपमेंट आए हैं, बट डेफिनेटली समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू अहेड ऑफ दिवाली सरकार की तरफ से आया। तो हमारे साथ संदीप जैन साहब भी इस समय हैं। जैन साहब, एक व्यू स्पेशली जो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए इंसेंटिव्स अनाउंस करे गए हैं, सर्कल रेट और एक्चुअल रेट में 20% तक का एक डिफरेंशियल अलाउ किया गया है, अप टू अ सेल ऑफ 2 करोड़। ये फ्रेश हाउसेस की बिक्री पर रहेगा, और टैक्स इंसेंटिव्स दोनों बायर के लिए और सेलर के लिए भी। सर, किस तरह से इस डेवलपमेंट को देखना चाहिए, स्पेशली रियल एस्टेट सेक्टर के लिए? देखिए, रियल एस्टेट के लिए तो जितना भी करे वो कम ही है, क्योंकि काफी अफेक्टेड सेक्टर है। और जो भी कर रहे हैं, देखिए पास में भी अभी जिस तरीके से बॉम्बे में स्टैम्प ड्यूटी कम हुई, तो लोगों की डिमांड आती है, और सुनने में भी आ रहा था चैनल चेक से भी कि बेहतर हो रही है चीजें, लोग अपने प्रीपोन कर रहे हैं डिसीजंस को। तो ये अच्छा स्टेप है सर्टेनली। देखिए 2 करोड़ तक की जो लिमिट है उसको करना, और ओवरऑल टैक्सेस को और इनकम टैक्स को लेकर भी कुछ कुछ और भी चीजें आई है, और जब फाइनल पॉइंट्स में और घुसेंगे तो और समझ में आएगा। बट ओवरऑल एट द फेस ऑफ इट, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छी है सारी चीजें। और देखिए, इतनी इजीली तो इंडस्ट्री का जो फेट है, या जो लक है, या डिमांड है, बहुत जल्दी नहीं आएगी। बट ओवरऑल जो जो स्टेप्स है, ये सारी चीजें इट एड्स अप टू द फाइनल दिस थिंग। तो मुझे लगता है कि ठीक है, इट्स वेरी पॉजिटिव, एंड काफी और भी सेक्टर्स के लिए काफी सारी पॉजिटिव्स है। बट ओवरऑल देखिए, मार्केट ऑलरेडी काफी चला हुआ है, हो सकता है बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज टाइप का कुछ थोड़ा बहुत करेक्शन है। बट अगेन, जो मैं मिड कैप स्मॉल कैप की बातें कर रहा हूँ कई दिनों से, अब ये जो भी पीएलआईज और जो भी इंसेंटिव्स आएंगे, these are very very beneficial for all these companies to rejuvenate and to revive and to recover. बिल्कुल। तो इंसेंटिव्स आ रहे हैं, जैसे कि जैन साहब कह रहे हैं, 8 दिनों की तेजी भी हो गई है बाजार में, 3 दिनों का रिकॉर्ड रन भी रहा है। तो शायद थोड़ा एग्जॉशन आप देख रहे हैं, आज ग्लोबल क्यूज भी सपोर्टिव नहीं है, और कहीं ना कहीं ये बाजार ने फैक्टर भी कर लिया था कि सरकार की तरफ से कुछ नए इंसेंटिव्स आएंगे। बट डेफिनेटली काफी सारे सेक्टर्स कवर किए गए हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर भी फोकस आ रहा है सरकार की तरफ से। तो इंसेंटिव्स काफी है। बाजार थोड़ा ठंडा इसलिए दिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी एक जबरदस्त रैली आ चुकी है। पर कई सारे स्पेसेस हैं, कई सारे सेक्टर्स हैं जहां पर हमें फोकस करना चाहिए। हमारी पूरी टीम भी हमारे साथ तैयार है। जैन साहब तो हैं ही, साथ ही राकेश जी, कुणाल जी, वागले साहब, सुमित जी और श्रीकांत जी भी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात एक जो निकल कर आ रही है वो रियल एस्टेट स्पेस के लिए ही है, और कुछ स्टॉक्स यहाँ पर एक्शन में भी आ रहे हैं। पर हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के लिए भी यहाँ पर आप एक बड़ा इंसेंटिव आते हुए देख रहे हैं। जो पीएम आवास योजना है, वहां से बड़ा फोकस है हाउसिंग स्पेस के लिए भी। और वागले साहब, मैं वापस इंडिया बुल्स पर ही आता हूँ, क्योंकि आपने यहाँ पर सुबह कॉल भी दिया था, डेज हाई पर भी आया है, और अब हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के लिए भी अच्छे इंसेंटिव्स आ रहे हैं। तो क्या यहाँ से और तेजी देखते हैं स्टॉक पर? वैसे हमारा टारगेट 175 का था, वो तो आ गया, लेकिन मुझे अभी भी इसमें स्ट्रेंथ दिखती है। पोजिशनली 167, 168 का एक मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, और अगर आज ये 173 के आसपास भी क्लोज होता है
तो मैं कहूँगा 180 182 तक ये मूव कल या 1-2 दिन में कंटिन्यू होनी चाहिए। अगर कोई होल्ड कर रहा है तो 166 166.50 के स्टॉप लॉस से बने रहे, 180 182 185 के टारगेट। ओके 185 के टारगेट्स के लिए नजर रखिए। हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में एक्शन आ रहा है, पर आइए पहला बिगुल क्लोजिंग शो का सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का नाम है BDL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। 313 रुपए का भी भाव है। स्टॉक को यहाँ पे CMP पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है, अच्छा वॉल्यूम के साथ ये प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है भारत डायनेमिक्स यहाँ से ऊपर में 330 रुपए से लेके 350 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। पहला टारगेट 330 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर 350 रुपए तक का मूव भारत डायनेमिक्स के अंदर देखने को मिलेगा। 300 रुपए या 301 रुपए के स्टॉप लॉस से भारत डायनेमिक्स में खरीदारी करें 330 से 350 के टारगेट के लिए। बिल्कुल, तो भारत डायनामिक्स पर नजर रखिए क्योंकि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन पर्टिकुलर कुछ बढ़िया इंसेंटिव्स आते हुए दिख रहे हैं सरकार की तरफ से, तो वहां पर नजर रखना जरूरी है। आइए अब एक बिगुल श्रीकांत जी के लिए, और ये भी अनाउंसमेंट से ही रिलेटेड एक स्टॉक है। बताएं श्रीकांत जी। जी दीपांशु, सबसे पहले देखिए कि अगर जैसे हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के बारे में बात हुई है, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि HDFC लिमिटेड नो डाउट एक स्ट्रॉन्ग विनर रहेगा और आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे वो रिटर्न्स भी देगा। बट साथ ही साथ मुझे लगता है कि जैसे ब्रॉडर एक्टिविटी मार्केट में बनी है तो कैनफिन होम फाइनेंस करके जो कंपनी है, हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, जो अभी 480 के करीब ट्रेड कर रही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो एक वॉल्यूम शिफ्ट हो रहा है, यानी कि काफ़ी लो वॉल्यूम के साथ स्टॉक बढ़ते जा रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पूरा जो सेक्टर है वो तो डेफिनेटली परफॉर्म कर रहा है, और उसमें जो गिने चुने कुछ अच्छे स्टॉक्स है उसमें काफ़ी साइलेंट बाइंग हो रहा है। और इस वजह से मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक पोजिशनल बेसिस पे बाय किया जा सकता है। 480 के करीब ट्रेड कर रहा है। बिकॉज पोजिशनली बाय करना है तो 460 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे दीपांशु, और हम टारगेट्स यहाँ पे रखेंगे 530 रुपए के। बड़े टारगेट्स के लिए खरीदारी करिए। कैनफिन होम्स पर ये है श्रीकांत जी की राय। एक एक करके हाउसिंग फाइनेंस स्पेस पर आप एक्शन आते हुए देख रहे हैं, क्योंकि रियल एस्टेट और हाउसिंग फाइनेंस यही दो एक स्पेसेस हैं जहां पर एक्शन थोड़ा और बढ़ रहा है। और साथ ही फर्टिलाइजर स्पेस के लिए भी आप यहां पर इंसेंटिव देख रहे हैं, क्योंकि 65,000 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा आउटले करा गया है फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए, ताकि फ्रेश जो अब सोइंग सीजन आएगा, खारिफ सोइंग सीजन, वहां पर कोई भी डिले नहीं हो और फार्मर्स को कोई भी परेशानी नहीं आती हुई दिखे। और इसलिए हम कई सारे जो फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं वहां पर एक एक करके एक्शन आते हुए देख रहे हैं। एक बार वहीं पर नजर डाल लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह का मूवमेंट बन रहा है पूरे के पूरे फर्टिलाइजर स्पेस में। मैंगलोर केमिकल 6.5% की तेजी ये स्टॉक आपको दिखा रहा है। मद्रास फर्टिलाइजर 7% ऊपर ये स्टॉक आपको दिखेगा। फैक्ट यहां पर 4.5% की तेजी है। कोरोमंडल इंटरनेशनल, दीपक फर्टिलाइजर 3% ऊपर। RCF NFL यहां पर भी 2% की तेजी है। और एक बार UPL और टाटा केमिकल्स को भी पुल अप करिए, क्योंकि यहां पर भी इस खबर का एक्शन आते हुए दिख रहा है। तो पूरे फर्टिलाइजर स्पेस में एक बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है इस खबर के दम पर। सुमित जी, जरा दीपक फर्टिलाइजर पे एक नजर डालिए। 3-3.5% की तेजी दिखा रहा है, 140 के ऊपर है स्टॉक। कोई ट्रेड बनता है? दीपांशु देखो, ये न्यूज का इंपैक्ट पूरा का पूरा फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर देख रहा है, और हर स्टॉक जिधर आप नजर डालो उधर 5 से 7% का अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। दीपक फर्टिलाइजर भी लोअर लेवल से ऐसा ही मूव दिखा रहा है। स्टॉक ने लोअर लेवल से एक स्मार्ट बाउंस दिखाया है। 143 के लेवल्स पे यहाँ पे बाय बनता है। 150 से लेके 155 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। और दीपक फर्टिलाइजर में स्टॉप लॉस बनेगा 137 का। 150 से 155 तक का मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। ओके, तो नजर रखिए फर्टिलाइजर स्पेस डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। आइए स्वागत करते हैं सेठी साहब का और जानते हैं उनकी बढ़िया शॉर्ट टर्म पिक्स।
सिटी साहब, आप अपनी पिक्स दें, उससे पहले जो ये गवर्नमेंट की तरफ से 12 बड़े अनाउंसमेंट्स आए हैं उस पर आपका कोई व्यू सर, और कोई स्पेस या सेक्टर या स्टॉक्स जो आप पर्टिकुलरली इन अनाउंसमेंट्स के बेसिस पर खरीदना चाहेंगे या फिर इंटरेस्टिंग लगेंगे? बिल्कुल दीपांशु, गुड आफ्टरनून। देखिए, जो आज सरकार ने अनाउंसमेंट किया वो मोर और लेस ऑन एक्सपेक्टेड लाइन की था। बाजार को ऑलरेडी इसी तरह के कुछ अनाउंसमेंट की उम्मीद थी। जो हाल ही में PLI स्कीम उन्होंने अनाउंस करी, 10 सेक्टर को बूस्ट किया, तो उसी को एक्सटेंड करते हुए ये जो पैकेज था वो था। तो मोर और लेस चूंकि खबरें बाजार में ऑलरेडी थी, इसलिए बाजार ने इस अनाउंसमेंट के बाद कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिवली रिएक्ट किया नहीं। हालांकि बाजार खराब ही है, 100 पॉइंट निफ्टी नीचे है। तो पहले तो मैं आज के 2 पिक्स है मेरे, दोनों F&O स्पेस से। उसके पहले एक अपडेट देना चाहूंगा दीपांशु। कल मैंने 2 स्टॉक्स रिकमेंड करे थे, दोनों F&O स्पेस से थे। एक था नौकरी, जो मैंने कल 3550 के लेवल पर रिकमेंड करा था, 3650 का मेरा टारगेट था। आज स्टॉक ने इस खराब बाजार में 3333 रुपए के हाइट लगाए और अभी भी मेरे टारगेट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और जो दूसरा स्टॉक था वो एक IT कंपनी थी, कोफोर्ज, जो मैंने कल 2290 पे रिकमेंड करा था, 2330 के मेरे टारगेट थे। उस स्टॉक ने भी आज 2358 रुपए के हाई टच करे हैं और अभी भी टारगेट से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ये तो हो गए कल के स्टॉक्स के अपडेट। बाकी आज के लिए जो 2 स्टॉक है उसमें पहला स्टॉक है दिग्गज FMCG कंपनी ITC। मुझे लगता है ITC के अब दिन सुधरने वाले हैं। अभी ये स्टॉक 187 रुपए पे ट्रेड करता है। आप एक सॉलिड कंपनी है, जबरदस्त एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो है। सिगरेट का कारोबार तो है ही, इसके अलावा FMCG स्पेस, एग्री थीम है, फिर पेपर है, होटल्स है। और आप फंडामेंटल्स देखेंगे तो बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 40-41% के, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 23.5%, एक जीरो डेट कंपनी है, अच्छी दर से ग्रो कर रही है। और सबसे अच्छी बात है, वैल्यूएशन के पैरामीटर्स पे बहुत ही सस्ता है ये स्टॉक। आप अगर इसको इमीडिएटली किसी से कंपेयर कर सकते हैं तो वो हिंदुस्तान यूनिलीवर है। आप देखिए, ये ITC का स्टॉक 15 के मल्टीपल पे ट्रेड करता है, जबकि HUL का स्टॉक 72 के मल्टीपल पे ट्रेड करता है। मार्केट कैप ITC की सिर्फ 2.3 लाख करोड़ है कंपेयर टू HUL, जिसकी मार्केट कैप आज 5 लाख करोड़ है। जबकि HUL का पिछले साल FY20 का मुनाफा था 6700 करोड़, जबकि ITC का मुनाफा था 15,560 करोड़, 584 करोड़। मतलब 2.3 टाइम्स ऑफ HUL इनका मुनाफा रहता है, बट स्टॉक बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस में ट्रेड करता है। मुझे लगता है बहुत सालों की अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब ये स्टॉक चलना चाहिए। इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म में मेरे टारगेट है 200 रुपए के। बाकी मेरी सलाह रहेगी कि जो भी निवेशक है इस स्टॉक में खरीद करके इसको मीडियम से लंबी अवधि के लिए इसमें होल्ड करे। बहुत अच्छे जबरदस्त रिटर्न इस स्टॉक में आने वाले 6-9 महीने में बिल्कुल देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, तो एक एक करके ITC पर कन्विक्शन बढ़ता जा रहा है और सेठी साहब का टारगेट है यहाँ पर 200 रुपए का। दूसरा स्टॉक सेठी साहब? दूसरा स्टॉक भी दीपांशु आज FMCG स्टॉक है। स्टॉक का नाम है कोलगेट पामोलिव, जो कि कोलपाल के नाम से ट्रेड होता है। प्राइस है अभी 1515 रुपए का। मुझे लगता है इस स्टॉक में भी एक जबरदस्त स्ट्रेंथ नजर आ रही है। हाल ही में जो नतीजे बेहद ही शानदार थे। इस स्टॉक को भी करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है। 1560 का मेरा टारगेट रहेगा और 1499 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो 1499 का स्टॉप लॉस है, खरीदारी करिए। टारगेट एक बार फिर से बताएंगे सिटी साहब? 1560 का टारगेट है, 1560 शॉर्ट टर्म टारगेट। 1560 का टारगेट है। ओके, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है कोलगेट, नजर रखिए। डेज हाई के करीब है ITC, वहां पर भी नजर रखिए। 2 कंजम्पशन स्टॉक्स हैं जो सिटी साहब को पसंद है। शुक्रिया सिटी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने शॉर्ट टर्म पिक्स देने के लिए। आइए अब निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन जी, गुड आफ्टरनून। 8 दिन की तेजी पर ब्रेक लगा है। पहले तो जरा एक बाजार पर भी व्यू दीजिए सर। एक्सपायरी किन लेवल्स पर देख रहे हैं आप फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए? देखिए, एक्सपायरी 12650 के ऊपर होनी चाहिए और पॉसिबली क्लोजर टू 12700 की तरफ हो सकती है, यानी मिड में होनी चाहिए 12650 से 700 के बीच में। और यही एक्सपायरी रेंज लग रही है अब 650 से 700 के बीच में। और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 28,000 से ऊपर ही होनी चाहिए, करीब 28,300 के आसपास, यानी यहाँ से 40-50 पॉइंट 60 पॉइंट ऊपर हो सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी पर एक्सपायरी व्यू। बताएं सर, अब स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? सर, मैं 0-0 देना चाह रहा था। 12,650 की कॉल ऑप्शन जब 13 रुपए थी, बट अब वो 26 रुपए आ गई।
तो अब रिस्क रिवार्ड रेशियो नहीं बैठ रहा है, वो मूव कर गई है। तो 12,650 की कॉल ऑप्शन टारगेट थी, अगर ये थोड़ी सी नीचे मिलती है तो लेना चाहिए। इसको हम 17-18 पे अगर मिले दोबारा तो बेटर होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस 4 रुपए का बन रहा है और टारगेट ज्यादा लंबा नहीं था, 35-36 का ही टारगेट था, बट ये ऊपर आ गई, इसलिए अब इस प्राइस पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट अगर ये आपको वापस 15-16 में मिलती है तो लें, 4 का स्टॉप लॉस होगा और 35 के आसपास का टारगेट होगा। ओके, तो डिप पर ही खरीदारी करें। तो ये एक हीरो या जीरो कॉल आपके लिए बन सकती है निफ्टी की 12,650 की कॉल। नितिन जी, बैंक निफ्टी पर फिलहाल कोई स्ट्रैटेजी है सर? नहीं, देखिए आज के लिए तो साइडवेज एक्सपायरी लग रही है बैंक निफ्टी में। निफ्टी में ही ऐसा है कि 11,650 के ऊपर एक्सपायरी होनी चाहिए, तो उस कॉल में प्रीमियम आपको मिलेगा, तो उस पर टारगेट रखना चाहिए। बैंक निफ्टी में कोई ज्यादा नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है बिल्कुल साइडवेज सा एक्सपायरी होना चाहिए अभी। ओके, साइडवेज एक्सपायरी होनी चाहिए, यानी कि जितनी गिरावट आनी थी आ गई, अब और ट्रेड नहीं बाकी है। नितिन जी, 40 मिनट बाकी हैं अभी एक क्लोजिंग के लिए, एक्सपायरी के लिए। अगर कोई और ट्रेड आए तो जरूर बताएं सर, आपके साथ फिर से कनेक्ट करेंगे और जान लेंगे कि किस तरह का बाजार में एक्शन आपको दिख रहा है। पर फिलहाल देखिए, जैसे कि नितिन जी भी बोल रहे थे, गिरावट जरूर आई है, बट निचले स्तरों पर एटलीस्ट निफ्टी तो संभला हुआ है, 12,650 के ऊपर नाइसली होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा आपको परेशानी दिखा रहा है, तो सही समय है। स्वागत करते हैं भसीन साहब का उनके BTSTT कॉल के लिए। स्वागत है भसीन साहब। आज का जो एक्शन है वो 8 दिनों की तेजी के बाद थोड़ा एग्जॉशन है, या फिर जो पैकेज आ गया है बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज प्ले आउट हो रहा है सर? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मैंने आपको कहा था बैंक्स में बहुत ओवरबॉट है, देयर इज अ करेक्शन ड्यू देयर, और रूटीन करेक्शन है आफ्टर सच अ स्टुपेंडस रन। द पैकेज वाज वेरी गुड आई थिंक। तो आई थिंक जो शॉर्ट इन द आर्म था वो मार्केट को समझ नहीं आ रहा। पैकेज हैज बीन वेरी गुड। तो आई थिंक एक आध दिन की बात है, मार्केट विल बी बैक एंड रनिंग। वी डोंट सी मच, बट इट विल बी मोर स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि इंडेक्स हैज ऑलरेडी रन अप क्वाइट अ बिट। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हैज टू बी ऑन द कार्ड, and like I said, index may be slightly range bound, with banks seeing more pressure on the downside. बिल्कुल, तो बैंक्स पे शायद थोड़ा प्रेशर आएगा, पर इंडेक्स के अलावा स्टॉक्स पर फोकस करें। भसीन साहब, पुरानी कॉल्स के कोई अपडेट सर? हाँ सर, आपको कल मैंने कई दिन से मैं DLF कह रहा था, ITC कह रहा था। देखिए दोनों टारगेट हिट हो गए। 130 पे आपको दिवाली पे टाटा मोटर कहा था कि 150 जाएगा, वो हो गया। गोदरेज प्रॉपर्टी कल आपको कहा था, वो हो गया। आज की सुबह की कॉल मेरी, आई एम वेरी वेरी बुलिश। ये जो पैकेज दिया है, ये आप ये मत लेके चलिए कि हाउसिंग, इट विल फ्लो इनटू कंजम्पशन, एंड डाबर एंड वोल्टास विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज। कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल एंड जो डाबर आपका कंज्यूमर स्टेपल्स में है, दीज विल बी आउट परफॉर्मर्स फ्रॉम हियर, जैसे लीवर है। अब आप कहें तो मैं अभी के लिए कॉल दूं, 2 बायस हैं, आप कहें तो मैं दूं? जी सर, प्लीज बताएं। तो देखिए दीपांशु, ये पावर के लिए एक री रेटिंग हो रही है, और पावर के लिए आई वुड से कि पावर फाइनेंस एंड REC आर गोइंग टू बी री रेटेड। REC पे जो उन्होंने रिफॉर्म्स दिए हैं, उनकी कलेक्शन और रिसीवेबल में बहुत फर्क पड़ने वाला है। एंड आई थिंक दैट REC पावर PFC आर गोइंग टू बी आउट परफॉर्मर असाइड फ्रॉम द 9-10% डिविडेंड यील्ड। तो REC लीजिए 116 पे, 114 का स्टॉप लॉस, 125 का टारगेट है। मैं ये 100, 102, 103, 98 से बुलिश हूँ इस पे। दूसरा मेरा बाय कॉल होएगा आपके लिए, ये जो पैकेज आया है, इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर 2 व्हीलर्स। और क्योंकि जो पैसा आपको बचेगा हाउस होम से घर खरीदने में या रियायत में, आप मान नहीं सकते कितनी डिमांड होनी है ऑन बाइंग 2 व्हीलर्स। तो मुझे TVS मोटर बहुत पसंद है इस भाव पे। 76-77 में लीजिए, 470 का स्टॉप लॉस, 500 का टारगेट। ओके, 470 का स्टॉप लॉस, 500 का टारगेट। TVS मोटर्स पर करिए खरीदारी, और REC पर करिए खरीदारी। 125 का टारगेट, 114 का आपका लगाना है स्टॉप लॉस। शुक्रिया भसीन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजीज देने के लिए। और भसीन साहब REC के साथ साथ PFC की भी बात कर रहे थे। और कुणाल जी, आप PFC का चार्ट पुल अप करिए, क्योंकि नतीजे आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। मुनाफा
डबल, ऑलमोस्ट डबल हुआ है, आप कह सकते हैं 45% की बढ़त आप यहाँ पर मुनाफे में नहीं, बल्कि ऑलमोस्ट 90% की बढ़त आप मुनाफे में आते हुए देख रहे हैं। तो शानदार बढ़त आई मुनाफे में, और आय में भी अगर आप देखें तो लगभग 15% की बढ़त आय में भी आती हुई दिख रही। तो अच्छा प्रदर्शन रहा है पीएफसी की तरफ से उनके नतीजों में। कुणाल जी, 1% का ही उछाल है, ज्यादा बढ़िया मूव नहीं आई है अभी तक, बट चार्ट क्या बता रही है आपको? देखिए दीपांशु, चार्ट पर एक बड़ा अच्छा ब्रेकआउट है, एक रेक्टेंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट इंट्राडे चार्ट्स पर आता हुआ दिख रहा है। 100 रुपए के ऊपर स्टॉक निकला है, और न केवल पीएफसी आरईसी दोनों काउंटर्स जो हैं बहुत दमदार चार्ट पर लग रहे हैं। मुझे लगता है पीएफसी में भी और हेडरूम है ऊपर। मुझे लगता है कि 103 रुपए तक की जगह है, 103 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है होल्ड करें। स्टॉप लॉस अब 100 रुपए 100 रुपए के आसपास रखें, 103 का टारगेट होगा। ओके, 103 के टारगेट के लिए पीएफसी पर रखिए नजर। एक स्पेशल पिक है राकेश जी कुणाल जी के पास, मैं उनके पास जाता हूं। उससे पहले जैन साहब, अमृतांजन आपका एक फेवर्ड स्टॉक, यहां पर भी नतीजे अच्छे आते हुए दिख रहे हैं और स्टॉक पर 8% का उछाल इस समय हमें दिख रहा है। जरा नजर डालिए अमृतांजन पर जैन साहब, और बताइए कि क्या करना चाहिए। मुनाफे में अच्छी बढ़त है, अच्छी परफॉर्मेंस रही है अमृतांजन की तरफ से। सर बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा ही उम्मीद कर रहे थे। और अमृतांजन मैंने जैन साहब के जेम्स में उसके पहले भी मैंने हर लेवल्स पे 315 लास्ट ईयर बजट के टाइम पे भी जब मैं स्टूडियो से शो कर रहा था तब दिया, फिर 340 पे भी, 380 पे भी लॉकडाउन के दौरान दिया था, फिर जैन साहब के जेम्स में दिया। क्योंकि जिस तरीके की रूरल डिमांड और जिस तरीके के इनके प्रोडक्ट्स के और दूसरे प्रोडक्ट्स में लोग आए हैं, कंफी बोल के सैनिटरी नैपकिन्स का ब्रांड है, फिर इन्होंने पेन रिलीफ सोल्यूशन जो है वो सारे बहुत अच्छे से इन्होंने प्रोडक्ट को बनाया, और फिर ये लोग जूसेस में भी है। तो मुझे लगता है एक ट्रू एफएमसीजी ब्रांड के तौर पे ये आ रही है सामने, और बेहतरीन रिजल्ट्स है। इतनी अच्छे रिजल्ट्स की तो उम्मीद नहीं थी जिस तरीके के रिजल्ट्स दिए हैं। तो मुझे लगता है बिल्कुल इस स्टॉक में मैंने जो टारगेट्स दिए होंगे, शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे, बट ये 500 प्लस की जरूर से आराम से इस स्टॉक को लिया जाए, और 525 550 तक के टारगेट्स के लिए लिया जा सकता है। बट बाय ऑन डिक्लाइन है, क्योंकि आज ऑलरेडी एक स्पाइक हो चुका है, तो थोड़ा सा रुक के ले। बिल्कुल, तो आज थोड़ा रुकिए क्योंकि 10% से ज्यादा की रैली ऑलरेडी आ गई है। पर कई सारी कॉल्स तैयार हैं, हमारे एक्सपर्ट्स क्यू में हैं। सबसे पहले चलते हैं सुमित जी के पास, सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 46 और स्टॉक का नाम है मैग्मा फिनकॉर्प। स्टॉक का नाम है मैग्मा फिनकॉर्प, जिसका सिंबल है मैग्मा। 46 रुपए का अभी इसका भाव है। स्टॉक के अंदर कुछ रीजन है जिसकी वजह से ये मेरे को मजबूत लग रहा है। पहला रीजन, स्टॉक ने मार्च 2020 के हाई तोड़े। दूसरा रीजन, आज बहुत स्टॉक वॉल्यूम्स के साथ प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है और कल का हाई ब्रेक हुआ है। तीसरा रीजन, चैनल ब्रेकआउट है, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बना रहा है। ये रीजन है जिसकी वजह से मैग्मा फिनकॉर्प में यहां से तेजी बननी चाहिए। स्टॉक यहां से बड़ा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। 10% से 20% के अपसाइड मूव के लिए मैग्मा फिनकॉर्प में खरीदारी करें। 2 से 5 दिन में ये मूव देखने को मिलना चाहिए। नीचे में 42 रुपए का छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर 52 रुपए से लेके 58 रुपए तक का अपसाइड मूव मैग्मा फिनकॉर्प में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। बाय मैग्मा एट सीएमपी, स्टॉप लॉस 42, टारगेट 52 एंड 58। 2 से 4 दिन का व्यू रहेगा। एक एक करके हाउसिंग फाइनेंस स्पेस पर आप बढ़िया एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। अब समय है एक स्पेशल बिगुल का, राकेश जी कुणाल जी की स्पेशल पिक। बताएं सर। दीपांशु, हमने 2 दिन पहले आईटीसी पर एक स्पेशल पिक दिया था और बोला था कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो आज का भी जो स्टॉक है वो जनवरी 2019 के बाद पहली बार अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है और स्टॉक है एक्साइड। बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल हुआ है। हालांकि अनिल जी ने इसको पहले आइडेंटिफाई करा था, 2-3 बार रिकमेंड करा है, बट एक नीट क्लीन क्लियर रिवर्सल देखने को मिल रहा है और अब वर्स्ट ओवर है। अब ये स्टॉक एक बड़ा उछाल दिखाने का पोटेंशियल रखता है और दिखाएगा। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, एक बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट फॉर्मेशन है।
यहां पर अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि 168 रुपए का एक स्तर है जिसको ये स्टॉक पार नहीं कर पाता है और काफी वक्त से इन लेवल्स के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। आज के ट्रेड में हम देखते हैं कि 168 के ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, बड़ा वॉल्यूम मोमेंटम बना है और सारे ऑटो एक्सिलरी स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक साइड में आपको बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। इन स्तरों पर बाय करके चलें। स्टॉप लॉस जो है 167 का होगा। पहला टारगेट 176 रुपए का, 176 का बड़ा एम्बिशियस एग्रेसिव टारगेट है और दूसरा टारगेट 180 रुपए का होगा। तो 180 के टारगेट के लिए एक साइड में खरीदारी कराएं। ओके, तो 180 के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। एक साइड ये है आपके लिए एक बेहतरीन स्पेशल पिक राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से। बिगुल श्रीकांत जी के लिए BTSTT। बताएं श्रीकांत जी। दीपांशु देखिए, वैसे FMCG स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है और लगातार ITC के बाद हिंदुस्तान लीवर ने भी अपनी एक जगह बना ली है। 2190 के करीब ये जा चुका है। अब मुझे लगता है कि इसके बाद अगर कोई स्टॉक चल सकता है तो वो है टाटा कंज्यूमर। ये काफ़ी अच्छा करेक्टेड स्टॉक है और 505-507 के करीब ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि ये भी स्टॉक 525 से लेकर 530 के लेवल्स दिखा सकता है और ओवरऑल FMCG निफ्टी का जो इंडेक्स है उसमें भी काफ़ी अच्छा एक रिवर्सल बना है। तो हम टाटा कंज्यूमर को बाय करके चलेंगे। 500 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे। 515 और 525 ये दो टारगेट्स के लिए करंट लेवल से टाटा कंज्यूमर बाय करना है। 515, 525, 530 ये हैं आपके लिए टारगेट्स। टाटा कंज्यूमर यहां पर आपको करनी है खरीदारी। श्रीकांत जी को ये स्टॉक पसंद है। पर कई सारे और स्टॉक्स हैं जो आज एक्शन में हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। उनमें से एक है येस बैंक। जबरदस्त एक्शन आया पिछले 3-4 दिनों में। ये स्लोली ये काफी दिनों से इग्नोर हो रहा था, बैंक रैली में पार्टिसिपेट नहीं करा, बट सरप्राइज MSCI अनाउंसमेंट के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में बेहतरीन तेजी आई है। जानते हैं कुछ ट्रिगर्स पूजा त्रिपाठी के साथ। पूजा बताइए, आज भी हमने सुबह देखा बल डील के बाद स्टॉक प्रेशर में था, अब वापस तेजी में आ रहा है। येस बैंक के लिए क्या ट्रिगर्स हैं? जी, येस बैंक में जो हम पिछले काफी दिनों से तेजी देख रहे हैं, 3 बड़ी वजह इसके पीछे बताई जा रही है और 3 कारण है इसमें। और पिछले 5 दिनों का अगर हम ट्रेंड देखें तो करीब 14% तक की तेजी यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। पहला कारण ये है कि केयर की तरफ से जो अपग्रेड देखने को मिला है उसकी वजह से अच्छी तेजी है। केयर ने 5000 करोड़ का जो इंफ्रा बॉन्ड था उनकी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है, B से बढ़ाकर BBB की रेटिंग दी है और स्टेबल आउटलुक बरकरार रखा है। बॉन्ड को जो थे इनके उसको भी क्रेडिट वॉच की श्रेणी से हटा दिया गया। तो ये पहला कारण था जिसके बाद हमने देखा कि येस बैंक में अपर सर्किट लगते हुए भी नजर आए। दूसरी बड़ा वजह ये है MSCI इंडेक्स में सरप्राइज एंट्री और ये भी निवेशकों को काफी पसंद आया, जिसकी वजह से स्टॉक में तेजी देखने को मिली क्योंकि येस बैंक का नाम कहीं शामिल नहीं था, लेकिन एक नई एंट्री के तौर पर इस इंडेक्स में शामिल हुआ है और 1400 करोड़ के आसपास के नए विदेशी निवेश आने का अनुमान भी लगाया जा रहा है स्टॉक में। तीसरी बड़ी वजह है इसके मजबूत फंडामेंटल्स। SBI के आने के बाद, बेल आउट पैकेज देने के बाद जिस तरीके से एक अच्छा इंप्रूवमेंट नजर आया है येस बैंक के फंडामेंटल्स में, वो भी काफी बेहतरीन है। डिपॉजिट में 6 महीने के अंदर करीब 29% की ग्रोथ देखने को मिली है। आने वाले समय में उनका कहना है कि डिपॉजिट और बढ़ेंगे और 50% की ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, तो इससे इनकी जो लिक्विडिटी है वहां पर और भी सुधार होता हुआ नजर आएगा। दूसरी तिमाही के जो नतीजा है उसमें हमने देखा कि 900 करोड़ की रिकवरी भी हुई है और स्ट्रेस्ड कॉर्पोरेट के लेंडिंग में भी एक्सपोजर इन्होंने अपना कम किया है। तो फंडामेंटल्स भी काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। एसेट क्वालिटी में भी सुधार हो रहा है। जो 6 महीने की दिक्कतें चल रही थी वो भी येस बैंक के साथ कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म होते हुए नजर आ रही हैं। तो ये कुछ 3 बड़ी वजह हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि येस बैंक में शानदार तेजी बनी हुई है। आज लाल निशान में था लेकिन उसके बाद देखिए वापस से हरे निशान में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो बढ़िया मूव आ रही है येस बैंक में। और आपको याद होगा कि कल पिक ऑफ द डे में अनिल जी ने भी, स्टॉक ऑफ द डे में अनिल जी ने स्टॉक को रेकमेंड भी किया था और कहा था पोजिशनल बेसिस पर होल्ड करिए, कोई परेशानी नहीं है। 15 से 16 के टारगेट्स भी उन्होंने यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। पर दिवाली का मौका है, बस 2 दिन ही बाकी है दिवाली के लिए, तो बेहतरीन दिवाली पिक्स ब्रोकरेजेस की जहां पर हमारा फोकस है उसी के लिए चलते हैं कुशल के पास। कुशल बताइए, अब कौन सी रिपोर्ट लेकर आए हैं और कौन से स्टॉक्स पसंद है इस ब्रोकरेज को?
दीपांशु, यहाँ पर HDFC सिक्योरिटीज की तरफ से 3 टॉपिक्स आते हुए नजर आए हैं जो हमने चुने हैं, जिसमें रेडिको खैतान सबसे पहला है। मिड कैप स्पेस से आप देखिए 20% की बढ़त एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, मौजूदा भाव से करीब 545 के लक्ष्य सुझा रहे हैं। और ये इसलिए आप देखिए इनका काफी बड़ा पोर्टफोलियो है, व्हाइट स्पिरिट्स, साथ ही जो IMFL लिकर की अदर कैटेगरीज है जिसमें विस्की, ब्रांड, रम वगैरह, यहाँ पर इनका काफी बड़ा फोकस है। इनफैक्ट अब जो ये कंपनी है प्रीमियम सेगमेंट की जो कैटेगरी है उस पर फोकस अपना बढ़ा रही है, जिसमें हाई मार्जिन से इन्वॉल्व हैं। तो इनकी ओवरऑल मार्जिन तो इंप्रूव होगी ही, साथ ही जो इनकी आय है खासकर उत्तर प्रदेश में जहां से इनकी कुल आय का करीब 25% हिस्सा आता है, वहां पर पिछले 2 साल में अगर आप देखें तो 80% की बढ़त जो है लिकर मार्केट में वहां पर होती हुई नजर आई है। तो ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिगर है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। साथ ही जो आर्मी कैंटीन्स में सरकार ने इंपोर्टेड लिकर पर बैन लगाया है उसमें भी इनका करीब 30% मार्केट शेयर है। तो जाहिर सी बात है कि इनकी जो पोर्टफोलियो में ब्रांड्स है वहां पर काफी बढ़त हमें देखने को मिलेगी। तो ये पहली पिक है HDFC सिक्योरिटीज की तरफ से। दूसरी पिक है कैडिला हेल्थ केयर। आप देखिए यहां पर आज भी काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली और मौजूदा भाव से एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 18% की बढ़त और 508 रुपए के लक्ष्य इस स्टॉक में सुझा रहे हैं। फार्मा स्पेस की कंपनी आप देखिए और नए प्रोडक्ट लाइंस पर, पाइपलाइन पर इनका फोकस है, खासकर यूएस मार्केट्स में यहां पर काफी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। इनफैक्ट यूएस का जो जेनरिक मार्केट है वहां पर अब तक जो प्राइस इरोजन होता हुआ नजर आ रहा था वहां पर अब एक स्टेबिलिटी लौटती हुई नजर आ रही है। तो इससे इनकी वहां से जो आय आती है वो स्थिर होती हुई दिखेगी। इनफैक्ट कंपनी जो है कोविड-19 के लिए वैक्सीन जो बना रही है उसके ट्रायल्स मार्च अप्रैल में उसके रिजल्ट्स आते हुए नजर आएंगे और वो अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो इनके लिए काफी बड़ा ट्रिगर पॉइंट बन सकता है आगे आने वाली तिमाही के लिए। साथ ही कंपनी का जो वेलनेस कारोबार है जाइडस वेलनेस के हिसाब से और जो डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस कारोबार है वहां पर भी काफी बेहतरीन तेजी एक्सपेक्ट करके चल रहा है HDFC सिक्योरिटीज। और इनफैक्ट अगर आप कंपनी के अनुमानित आय भी देखें तो 13,166 करोड़ से बढ़कर ऑलमोस्ट 30% की बढ़त हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 16,600 करोड़ पर। और तीसरी पिक जहां पर आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना है, इनफैक्ट डिफरेंट ही स्पेस है, वो है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का और गुजरात गैस। यहां पर मौजूदा भाव से करीब 16% की अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अगली दिवाली तक आपको 356 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि देश की सबसे बड़ी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और इनफैक्ट कंपनी जो है 400 से ज्यादा CNG इनके स्टेशन है और FY23 तक इनका जो कैपेक्स प्लान है 2000 करोड़ का, उससे काफी बड़ी बढ़त जो है इनकी CGD जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसमें बढ़ती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट मोरबी डिस्ट्रिक्ट जहां पर टाइल मैन्युफैक्चरर्स जो है ये गैस का उपयोग करते हैं वहां से काफी बढ़िया वॉल्यूम ग्रोथ आने की उम्मीद है। तो ये 3-4 ट्रिगर्स हैं गुजरात गैस के लिए, तो इस पिक पर भी आपको फोकस रखना होगा। ओके, तो बढ़िया पिक्स आती हुई HDFC सिक्योरिटीज की तरफ से, वहां पर नजर रखिए। IGL MGL में तो हम अच्छा मूव ऑलरेडी देख चुके हैं और नतीजों का भी रिएक्शन रहा है। MGL के नतीजों का इंतजार है, IGL के नतीजों का रिएक्शन अच्छा रहा। गुजरात गैस यहां पर भी आप रखिए नजर। इनफैक्ट एक गुजरात गैस पर व्यू सुमित जी आपसे लेना चाहूंगा, किस तरह का स्ट्रक्चर लग रहा है गुजरात गैस का? दीपांशु, गुजरात गैस में ऊपरी लेवल से थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है, लेकिन स्टॉक के अंदर लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया रखना होगा और स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 315 320 के आसपास के लेवल्स है, वो लेवल्स एक बार टूटेंगे तो उसके बाद स्टॉक के अंदर मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और फिर ऊपर में 330 350 रुपए तक के लेवल जल्दी ही गुजरात गैस में देखने को मिल सकते हैं। तो जिन्होंने पोजीशंस ले रखी है वो होल्ड करें और कोई डीप आता है तो खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में 315 320 का लेवल टूटने के बाद मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए गुजरात गैस पर व्यू। और देखिए जैसे ही हम बात भी कर रहे थे स्टॉक पर भी एक स्पाइक आते हुए देखा। ट्रेडर्स रेडार पर काफी एक्टिव रहता है ये स्टॉक, तो इस पर भी नजर आपको रखना जरूरी है। निश्चित रूप से थोड़ी मूवमेंट आ रही है, वापस निफ्टी 12,700 की तरफ मूव करने की कोशिश करते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी भी फिलहाल 50 अंक ही रिकवर हुआ है, ऐसा कुछ बड़ी रिकवरी नहीं हुई है। बट डेफिनेटली जो नितिन जी बात करके गए थे कि एक फ्लोर आज के लिए दिख रहा है जहां से फ्रेश बिकवाली नहीं होनी चाहिए बल्कि बाजार संभलने चाहिए, वैसा ही एक्शन इस समय होते हुए दिख रहा है। कुछ और नतीजों का इंतजार है तो जल्दी से उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। टाटा स्टील, आशीष से जानते हैं किस तरह के रह सकते हैं टाटा स्टील के नतीजे, बताएं आशीष। दीपांशु, इस बार नतीजे काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेंगे। एडजस्टेड बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो घाटे से मुनाफे में आएगी कंपनी। दरअसल पिछले साल करीब 4,365 करोड़ का इन्हें टैक्स राइट बैक मिला था,
जिसके चलते अगर आप इसको एडजस्ट कर दें और एडजस्ट ना करें तो रिपोर्टेड जो मुनाफा है वो 3,302 करोड़ दिखेगा पिछले साल का। लेकिन इस बार बाजार अनुमान लग रहा है कि लगभग 300 करोड़ के आसपास कंपनी जो है मुनाफा दर्ज कर सकती है। और तिमाही के दौरान हमने देखा कि लगातार तीनों महीने कीमतों में बढ़ोतरी की है स्टील कंपनियों ने, जिसके चलते मार्जिन में बढ़िया एक्सपांशन है, 11% से बढ़कर 13% रहेंगे। कामकाजी मुनाफा 27% बढ़ेगा और साथ ही साथ इनकी जो आय है यानी टॉप लाइन इसमें भी 7% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन यूरोपियन ऑपरेशन जहां पर लगातार हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि एक दबाव देखने को मिल रहा है, वहां पर कमेंट्री कैसी आती है? दरअसल वहां पे अभी भी देखें तो एबिटा पर टन जो है नेगेटिव में देखने को मिलेगा, लेकिन जो वॉल्यूम्स हैं वहां पर बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है। वहां के ऑपरेशंस के लिए कैसी इंक्वायरीज उनको मिल रही हैं, कौन से कंपनीज ने इंटरेस्ट दिखाया है हिस्सेदारी खरीदने के लिए, वहां पर फोकस रखना होगा। तिमाही दर तिमाही, साल दर साल, दोनों हिसाब से अगर आप देखें नतीजे बढ़िया देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, तो नतीजे बढ़िया देखने को मिल सकते हैं। टाटा स्टील ये है एक स्टॉक जहां पर आपको रखनी है नज़र, और हमारे एक्सपर्ट्स अभी आपको यहां पर रेगुलरली इस स्टॉक पर राय देते आ रहे हैं और बढ़िया मूवमेंट आते हुए दिखाए। कल भी देखिए यहां पर आपके लिए बाय कॉल आया था आशु सर की तरफ से, और साथ ही सुमित जी की भी एक दिवाली पिक है टाटा स्टील, वहां पर नजर रखिए। इंतजार है नतीजों का, देखते हैं कैसे रहते हैं। ओएनजीसी, इसके भी नतीजे आने वाले हैं, वरुण से जान लेते हैं कैसे रहेंगे नतीजे, बताएं वरुण। देखिए दीप, क्वार्टर क्वार्टर अगर आप देखें तो ओएनजीसी के नतीजे अच्छे रहेंगे, क्योंकि क्वार्टर क्वार्टर कच्चे तेल का भाव जो है वो थोड़ा बढ़ा है। हालांकि साल दर साल अभी भी कमी आपको देखने मिलेगी। अब हुआ क्या है कि सालाना आधार पर दरअसल कंपनी के जो रियलाइजेशन है उसमें अगर आप देखें तो कमी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर वहाँ करीब 40% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। और जो पूरी मदद मिलने वाली है दरअसल इस कंपनी को अपने ऑयल के कारोबार से मिलने वाली है, क्योंकि वहाँ दाम बढ़े हैं। गैस का कारोबार जो है वहाँ थोड़ी सुस्ती रहने वाली है। इनफैक्ट जो गैस के सेल्स है, रियलाइजेशन है, उसमें करीब 5% के आसपास की गिरावट होगी। सेल्स अगर आप देखें तो भले ऑयल के हैं या फिर गैस के हैं, दोनों में 2 से 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगी। इसके लिए रेवेन्यूज में करीब 33-34% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। स्टैंड अलोन में बता रहा हूँ आपको, ये 17,400 करोड़ के आसपास ही आएगा। एबिटा मार्जिन जो है वो 37% से बढ़ के करीब 41.7% के आसपास आ सकते हैं, और मुनाफा जो है 500 करोड़ से बढ़ के सीधा 2,000 करोड़ के आसपास आ सकता है। हालांकि ये जो जंप है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें तो अभी भी दबाव है। बिल्कुल, ईयर ऑन ईयर दबाव जरूर बना रहेगा, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी सुधार की उम्मीद है ओएनजीसी की तरफ से। नजर रखते हैं पीएसयू स्टॉक्स में, वैसे पिछले कुछ दिनों में एक्शन आया, ओएनजीसी ने भी पार्टिसिपेट किया था, आज थोड़ी नरमी आपको स्टॉक दिखा रहा है। शुक्रिया वरुण। चलिए और स्टॉक्स हैं वहां पर एक्शन करते हैं। कुछ कॉल्स आपके लिए तैयार हैं। पहले बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। मेरा बीटीएसटी होगा सीमेंस बाय करके चले, 1410 1411 का करंट भाव है, यहाँ पर बाय करें। 1395 का स्टॉप लॉस होगा, एक 15 रुपए की रिस्क होगी। मेरा टारगेट होगा 1440 1445 कल के लिए। ओके, 1440 1445। और बागले साहब आपने बता दिया, वरना मैंने लिस्ट में ये तैयार करा हुआ था और जैसे ही मौका मिलता मैं आपसे सीमेंस के बारे में बात भी करने वाला था, क्योंकि सीमेंस, कमिंस, एलएनटी जो कैप गुड्स इंफ्रा स्पेस है वहां पर शानदार एक्शन आते हुए दिख रहा है, और राहत पैकेज में भी इस स्पेस के लिए कई बड़े अनाउंसमेंट्स थे, तो इसलिए आप देख भी रहे हैं कि पूरी स्पेस में बढ़िया तेजी बन रही है। एक बिगुल, अब स्वागत करते हैं जय ठक्कर का कैश के ऑप्शन के लिए। स्वागत है जय, बताइए कैश का ऑप्शन के लिए क्या चूज करा है? श्योर दीपांशु, मॉर्निंग में तो हमने 12,750 का पुट ऑप्शन दिया था और इनफैक्ट काफ़ी सही चला, उसके टारगेट्स भी हासिल हुए और हमने प्रॉफिट बुक करने की भी सलाह दी। इनफैक्ट अनिल जी का भी जो व्यू था कि निफ्टी 12,650 625 तक आ सकता है, एग्जैक्टली वही हुआ और हमारा भी वही व्यू था। तो दोनों मैच मैं कहूँगा कि परफेक्ट गए, दोनों व्यू सही गए। और अब मेरा तेजी की तरफ का कॉल है, 28,300 का एट द मनी कॉल ऑप्शन लेकर चलना है बैंक निफ्टी का, नेक्स्ट सीरीज़ का 19 नवंबर के सीरीज़ का। अगर आप देखें तो करीब 510 के आसपास ट्रेड कर रहा है दीपांशु, तो ये लेकर चलना है। एंड इसमें स्टॉप लॉस जो नीचे लगाना है वो 390 का, थोड़ा दूर है बट जनरली मैं 90-100 पॉइंट का देता हूँ, बट ये 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, बट 390 पे आप स्टॉप लॉस लगाए। 510 का करंट प्राइस है,
28,300 का एट द मनी कॉल का रेट है ये। मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में एक बाउंस हमें देखने मिलना चाहिए। ये बाउंस लगभग 28,700 तक हमें देखने मिल सकता है दीपांशु। ये 28,700 तक जाता है तो ये कॉल ऑप्शन का पहला जो भाव रहेगा वो लगभग 660 रहेगा एंड सेकेंड टारगेट जो बनकर आ रहे हैं इसके है 810। तो 660 और 810 ये दो टारगेट के लिए आप बैंक निफ्टी का 28,300 का 19 नवंबर की सीरीज का कॉल ऑप्शन लेकर चल सकते हैं। ओके तो ये है आपके लिए जय की तरफ से कैश का ऑप्शन। और अब थोड़ी बेरिशनेस के बाद वापस बुलिश हो रहे हैं बैंक निफ्टी पर जय, और अगले हफ्ते की एक्सपायरी का 28,300 का कॉल आपको खरीदना है। जय थोड़ी देर में आपके पास आपके जैकपॉट शेयर के लिए भी आता हूं, पर उससे पहले श्रीकांत जी के लिए बिगुल BTST। बताएं श्रीकांत जी। या FMCG स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी है। वापस मैं उसी में से एक स्टॉक चुनना चाहूँगा, बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन BBTC। अगर आप देखेंगे तो पिछले 4 हफ्तों से ये स्टॉक ने 1170 1180 के लेवल को काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन किया है और एक रिवर्सल फॉर्मेशन बन चुका है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन बाय कर सकते हैं। कैश का कॉल है वैसे 1255 1260 के रेंज में बाय करें। 1330 1350 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 1230 रुपए का। तो करंट लेवल से BBTC बाय करने की राय रहेगी। बिल्कुल, और बॉम्बे बर्मा तो जय ठक्कर को भी पसंद है, क्योंकि आज सुबह जब हमारे साथ SPL मिड कैप्स में जय जुड़े हुए थे तो उन्होंने शॉर्ट टर्म पिक भी दिया था 1280 से 1310 के जय के टारगेट से। तो पहले टारगेट की तरफ मूव करते हुए दिख रहा है। फिलहाल डेज हाई पर है बॉम्बे बर्मा। ये है एक स्टॉक जहां पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए। फिलहाल नज़र रखते हैं जुबलेंट फूड पर भी, क्योंकि इसके नतीजे आने वाले हैं या आने की एकदम तैयारी में ही है और जुबलेंट फूड के नतीजों का हम इंतज़ार कर रहे हैं। उससे पहले एक बार जरा नैस्डैक फ्यूचर्स को पुल अप करिए, क्योंकि नैस्डैक फ्यूचर्स निचले स्तरों से रिकवर होकर अब पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। तो बाजार में अच्छे एक्शन आते हुए दिख रहा है इस समय, और ग्लोबल मार्केट्स में भी थोड़े रिकवरी के संकेत हैं। हालांकि डाउ फ्यूचर्स अभी भी सुस्ती दिखा रहा है, जैसे कि कल शाम को दिखा रहा था, पर नैस्डैक फ्यूचर्स अब पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं और डेज हाई पर आ गए हैं नैस्डैक फ्यूचर्स इस समय। तो थोड़ी रिकवरी के संकेत ऑलरेडी एटलीस्ट वहां पर प्ले आउट हो रहे हैं। आज ग्लोबल मार्केट्स का चेक भी नहीं ले पाए हैं, एक बार वहां पर देख लेते हैं क्या एक्शन है। यूरोप सुस्त शुरुआत हुई है, 0.5% ही नीचे बाजार है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भारी गिरावट वहां पर हो रही है। और एशिया की बाजार काफी सुस्ती के साथ क्लोज हुए, बट वो सुस्ती भी 0.1 0.2% की ही थी, तो कोई बड़ी गिरावट नहीं है। ये एक डे ऑफ कंसोलिडेशन रहा है इस समय बाजारों के लिए। पर कुणाल जी, आप जुबलेंट फूड के चार्ट पुल अप करिए सर। मुनाफा आया है 77 करोड़ रुपीस का, हमारा अनुमान था 63 करोड़ रुपीस का, तो काफी बढ़िया आया मुनाफा, और बल्कि बढ़त के साथ ही आया, क्योंकि पिछले क्वार्टर 76 करोड़ रुपीस का मुनाफा था। तो हल्की सी बढ़त वहां पर आपको आती हुई दिखिए 1-1.5% की। यह है जुबलेंट फूड का फर्स्ट कट। देखना पड़ेगा कि किस तरह से सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रही है। वैसे तो हमारा अनुमान 19% की गिरावट का है, बट एटलीस्ट ऑन द प्रॉफिट फ्रंट कंपनी ने अपने प्रॉफिट मेंटेन करा है। हमारा अनुमान था गिर कर आएगा, बट उससे काफी अच्छा आया है। आय में हम 15% की गिरावट का अनुमान लगा रहे हैं, हालांकि कंपनी मार्जिन्स मेंटेन कर पाएगी, तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अनलॉक जो सेकंड हाफ ऑफ पिछले क्वार्टर में हुआ है उसका फायदा जरूर कंपनी को आते हुए दिखेगा। कुणाल जी, और डिटेल्स का मैं इंतजार कर रहा हूं, पर तब तक एक बार जरा चार्ट चेक करके बताइए जुबलेंट फूड। देखिए चार्ट अगर आप देखें दीपांशु, तो ये ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी ऑलरेडी बढ़ चुका है मुझे लगता है एंटिसिपेशन में, और अब इसमें एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, एक मामूली सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। चार्ट अगर आप देखते हैं इंट्राडे का, तो यहाँ एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन इन फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। मुझे देखिए एक लेवल मैं वॉच कर रहा हूँ, और ये लेवल है 2370 रुपए का, 2370 का स्तर है फ्यूचर्स में। 2370 के ऊपर जैसे ये स्टॉक इंट्राडे में निकलता है, तब इसमें दोबारा से एंट्री का मौका बनेगा। फिलहाल एक बार वेट एंड वॉच करें, और लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है, तो 2320 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। 2370 के ऊपर खरीदारी की राय।
ओके 2370 के ऊपर खरीदारी की राय है। कामकाजी मुनाफा 235 करोड़ से घटकर 215 करोड़ का आया है। वैसे तो गिरावट है, बट गिरावट उतनी नहीं है जितना हमने अनुमान लगाया था। हमारा कामकाजी मुनाफे का अनुमान 205 करोड़ का था, तो वहां से भी बेहतर आया। तो कामकाजी तौर पर नतीजे बेहतर आए हैं अनुमान से, मुनाफा अनुमान से बेहतर रहा है। आय का भी इंतजार करते हैं और मोर इंपॉर्टेंटली सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कैसी रही है, कितनी गिरावट है, वो आपको नजर रखनी पड़ेगी। आय 988 करोड़ से घटकर 806 करोड़ की आई है, तो आय अनुमान से थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है। हमारा अनुमान 840 करोड़ का था, तो टॉप लाइन फ्रंट पर थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा है, बट ऑपरेशनली अच्छा क्वार्टर है जुबिलेंट फूड का। आइए बिगुल जय ठक्कर के लिए जय का जैकपॉट। बताएं जय। जी दीपांशु, पहले तो थैंक्स आपको और इनफैक्ट खास करके श्रीकांत को फॉर बीबीटीसी 1270 ऑलमोस्ट हो गया है। एंड हमारा जो पहला टारगेट है वो 1280 का आपने राइटली कहा। तो इनफैक्ट इंट्राडे ट्रेडर्स को अगर वो टारगेट हासिल हो जाता है तो उनको प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स तो डेफिनेटली उसे ट्रेल करके होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज चार्ट पैटर्न तो बहुत ही बढ़िया है। एंड अभी जो मैं बाय रिकमेंडेशन दे रहा हूँ वो दीपांशु है HUL के ऊपर। HUL का मेरे हिसाब से 2200 का कॉल ऑप्शन लेकर चलना चाहिए। अगर आप देखें तो HUL में बहुत ही एक अच्छा ब्रेकआउट अभी आज के ट्रेडिंग सेशन में भी देखने मिल रहा है। इनफैक्ट मैं कहूँगा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का हमें ब्रेकआउट देखने मिल रहा है दीपांशु। और ये स्टॉक में इनफैक्ट बहुत ही बड़ा एक कंसोलिडेशन हुआ और एक कंसोलिडेशन के बाद एक क्लियर हमें ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो 42 के आसपास हिंदुस्तान लीवर चल रहा है, इसका ऑप्शन लेकर चलना चाहिए। डेटा जहाँ तक मैं देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर में जैसे ही 2200 का लेवल ये स्टॉक निकालेगा दीपांशु, सीधा टारगेट इसका बनकर आएगा 2350 का। मतलब लगभग 150 पॉइंट की तेजी हो जाएगी HUL में अगर 2200 के लेवल क्लियरली निकालता है तो। और जो हिसाब से उसने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है मुझे लग रहा है कि वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सो 42 पे अगर आप बाय कर रहे हैं तो आपका पहला टारगेट ऊपर में बनेगा 76 का। पोजिशनल मैं कॉल दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 2200 के ऊपर निकलते ही स्टॉक में बहुत ही बड़ा उछाल देखने मिलेगा। तो 76 का टारगेट रहेगा, एक ही टारगेट दूंगा। और नीचे में स्टॉप लॉस जो प्लेस करना है वो है 27 रुपए का। ओके 76 का टारगेट है, 27 का स्टॉप लॉस। HUL 2200 की कॉल आपको खरीदनी है। इस समय डेज हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आखिरी 10 मिनट बाकी हैं, वीकली एक्सपायरी की तरफ मूव कर रहे हैं। जल्दी से जान लेते हैं कि वायदा कारोबार के बैन में कौन से स्टॉक्स आ सकते हैं या एग्जिट होगी बैन से बेनिफिट में। आशीष हमारे साथ तैयार है। आशीष, सीरीज के 2 हफ्ते पूरे हो गए, अभी तक कोई बड़ी एंट्री या फिर एग्जिट नहीं देखी है, बताइए आज कुछ बदल सकता है? आज 4 फ्रेश एंट्री हो सकती है। फिलहाल देखिए तो BHEL और JSPL ये दोनों स्टॉक हैं जो बैन में बने हुए हैं, बैन में बने रहेंगे क्योंकि दोनों ही स्टॉक की मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट फिलहाल 80% के नीचे नहीं आई है। लेकिन 4 स्टॉक दीपांशु ऐसे जहां पर फोकस रखना होगा। सबसे पहले इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 120% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, 95% के ऊपर आते हैं तो स्टॉक बैन में आता है। कैनरा बैंक 107% है, LIC हाउसिंग फाइनेंस 102%, सन टीवी 101% और सेल यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 98% है। लेकिन सेल की जो संभावना है फिलहाल कम लग रही है, लेकिन बाकी के जो 4 स्टॉक्स हैं वहां पर पूरी संभावना है कि स्टॉक बैन में आते हुए नजर आएंगे। ओके तो ये है आपके लिए राय। 4 स्टॉक्स हैं जहां पर फ्रेश एंट्री हो सकती है और सारे के सारे ट्रेडर फेवरेट है और ये थोड़ा एक्सपेक्टेड भी है क्योंकि अब मिडवे थ्रू द सीरीज हम आते हुए दिख रहे हैं और अभी तक ज़्यादा स्टॉक्स की फ्रेश एंट्री नहीं हुई है। शुक्रिया आशीष ये डिटेल्स हमें देने के लिए। जल्दी से क्लोजिंग की तरफ चलते हैं, कुछ और कॉल्स बाकी हैं। श्रीकांत जी के लिए बिगुल BTSTT। बताएं श्रीकांत जी। सन फार्मा स्टॉक हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये परफेक्ट BTST नहीं है, लेकिन मैं इसे बोलूँगा कि अगले हफ्ते के लिए अगर कोई स्टॉक लेना है तो हम सन फार्मा लेके चल सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि इसने एक वॉल्यूम बेस्ड प्राइस बेस्ड रिकवरी फॉर्मेशन बनाया है और वीकली और मंथली बेसिस पे अगर मैं बोलूँगा तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक शायद 540 या 550 के लेवल्स को भी छू सकता है। 509 साढ़े 9 के करीब ट्रेड कर रहा है तो करंट लेवल से इसे बाय करके चले। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं एक 500 रुपये के करीब का। और यहाँ पे अगर कोई कॉल ऑप्शन भी अगर अवेलेबल हो और कोई ट्रेडर अगर एक्सपेक्ट अगर करता हो कि इस तेज़ी के साथ अगर उसे पार्टिसिपेट करना है तो कॉल ऑप्शंस भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका ये रहेगा कि आप इसे बाय कीजिए, 500 का स्टॉप लॉस रखिए और 540 550 के टारगेट्स के लिए फ्यूचर्स में ट्रेड कीजिए।
ओके, तो ये है आपके लिए सन फार्मा 540-550 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर करनी है खरीदारी। तो सन फार्मा पर इंटरेस्ट आज वापस आते हुए दिखा है। जैन साहब, आज वैसे आज और कल दोनों दिन हमने देखा है फार्मा स्टॉक्स पर वापस रोटेशन आते हुए दिख रहा है। थोड़ा कंसोलिडेशन फेज हुआ, करेक्शन फेज हुआ। कोई स्टॉक जो पिकअप करना चाहिए था इस करेक्शन में, या आपको कुछ जो इंटरेस्टिंग लग रहा है इन लेवल्स पर? देखिए, मुझे समहाउ औरोबिंदो फार्मा लार्ज कैप्स में बहुत बढ़िया लग रहा था। स्मॉल कैप्स में तो काफी सारे स्टॉक्स पहले रेकमेंड किए थे और इन दिनों में थोड़ा सा कम अब फोकस कर रहे हैं फार्मा पे, क्योंकि थीम अब वो है वो रिवाइवल, रिकवरी और मैं बोलूंगा कि जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स है वहां पे ध्यान दे रहे हैं। बट फिर भी औरोबिंदो फार्मा स्टिल लुक्स गुड, रिजल्ट्स अच्छे थे और इवन सारे जो करेक्ट किए। और बायोकॉन समहाउ लगता है इन लेवल्स पे बहुत बढ़िया है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ये जो डोल आउट कर रही है तो उसमें शायद बायोटेक्नोलॉजी को लेकर और कुछ चीजों को लेकर बायोकॉन में भी है बेनिफिशियरी। बट अदरवाइज एक औरोबिंदो फार्मा, बायोकॉन, इन दोनों पे ध्यान दे और थोड़ा कैडिला पे ध्यान दिया जा सकता है इन लार्ज कैप्स। ओके, तो रेयर ओकेजन है जहां जैन साहब की तरफ से आपको लार्ज कैप रिकमेंडेशंस आ रही हैं और 3 बढ़िया रिकमेंडेशन फार्मा स्पेस से फ्रंटलाइन नेम्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो ये है आपके लिए फार्मा स्टॉक्स पर रहा है जहां पर एक्शन भरपूर हो रहा है। एक्शन वापस आप एक बार फिर से हाउसिंग फाइनेंस पर ही देखें या फिर जो एनबीएफसीज है वहां पर ही नजर डालिए, क्योंकि फिर से बढ़िया मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। एमएनएम फाइनेंस पर पिछले कुछ मिनटों में फिर से खरीदारी के संकेत आए हैं, तो वो स्टॉक अब एक्शन में आ रहा है। इंडियाबुल्स हाउसिंग ऑफकोर्स अच्छा कर ही रहा है और कैश के भी कुछ फाइनेंस स्टॉक्स हैं जहां पर मूवमेंट आ रहा है। मुथूट फाइनेंस पर एक बार फिर से एक्शन आते हुए दिख रहा है और ये स्टॉक भी पॉजिटिव ही हुआ है। बंसल जी, एमएनएम फाइनेंस आपके जो स्पेशल पिक के टारगेट्स है वो हिट हुए, उसके ऊपर भी गया, फिर थोड़ा करेक्शन हुआ, अब वापस मूव कर रहा है, तो क्या वापस इसमें एंट्री ले सकते हैं? कोई फ्रेश ट्रेड बनेगा एमएनएम फाइनेंस? देखिए दीपांशु, डेफिनेटली एक फ्रेश ट्रेड बनेगा, बट उस फ्रेश ट्रेड के लिए मुझे लगता है अभी थोड़ी जल्दी है। उस फ्रेश ट्रेड के लिए एक बार हमको 148 के ऊपर की एक डिसाइसिव कन्विंसिंग क्लोजिंग चाहिए। एक बार डिसाइसिव क्लोजिंग आएगी 148 के ऊपर की, तब एक फ्रेश ट्रेड बनेगा। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए एमएनएम फाइनेंस में फ्रेश ट्रेड के लिए। ओके, वेट एंड वॉच करिए एमएनएम पर फ्रेश ट्रेड के लिए, बट बढ़िया मूव आ गया है इस स्टॉक पर, फिर से आप देख रहे हैं। बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, मेरे पास एफएमसीजी स्टॉक में बाय का सिग्नल आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि डाबर यहां से चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है। डाबर के अंदर यहां से एक ऊपर का मोमेंटम बिल्डअप होना चाहिए और ऑप्शंस के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है। डाबर का 520 वाला कॉल अभी 13 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। डाबर का 520 वाला कॉल 13 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। इसको लेने का सलाह रहेगा। डाबर के अंदर मेरे को लग रहा है यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसमें 530 से लेकर 540 रुपए तक का अपसाइड मूव जल्दी ही देखने को मिल सकता है। इसके लिए ऑप्शंस के जरिए डाबर में 520 वाला कॉल अभी सीएमपी पे खरीदारी करें। 9 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर 18 रुपए से लेकर 22 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बाय डाबर 520 कॉल एट सीएमपी, स्टॉप लॉस 9 रुपया, टारगेट 18 से 22, 2 से 4 दिन का व्यू। एफएमसीजी यही एक स्पेस है जहां पर पार्टिसिपेशन नहीं दिखा था और अब आप रोटेशन में देखें तो यहां पर भी बढ़िया मूव्स आ रही हैं। एचयूएल आईटीसी में खरीदारी है। डाबर यहां पर भी नजर रखिए। आज सुबह भसीन साहब भी यहां पर खरीदारी की राय देके गए थे। ब्रिटानिया पर भी थोड़ा मूव आ रहा है और बीबीटीसी की होल्डिंग कंपनी वहां पर भी एक्शन है। कुछ मिड कैप एफएमसीजी नेम्स जैसे कि मैरिको, वहां पर भी आप मूव आते हुए दिख रहे हैं। आखिरी 1.5 मिनट बचा है ट्रेड के लिए। चलिए देख लेते हैं कि आज कहां पर पार्टिसिपेशन रहा पूरे के पूरे मार्केट एक्शन में। थोड़ा मिला जुला रुझान जरूर रहा, पर निचले सिरों से एटलीस्ट निफ्टी ने तो अच्छी तरह अपने आप को होल्ड आउट करा है। सिर्फ 50 अंकों की गिरावट के साथ क्लोज हो रहे हैं 12,700 के बेहद करीब। बैंक निफ्टी ऑफकोर्स इतनी बड़ी रैली के बाद थोड़ी गिरावट तो आनी थी, तो 500 साढ़े 500 अंकों की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी 28,300 के लेवल्स पर क्लोज कर रहा है। पर एचयूएल बढ़िया सपोर्ट दिया इसने मार्केट्स को, 3.5% की तेजी रही। आईटीसी एक और लार्ज कैप जिसकी वजह से मार्केट्स को सहारा मिला।
L&T यहाँ पर अच्छी खरीदारी आ रही है पिछले कुछ दिनों से और आज भी एक्शन दिखा, तो इसने भी बाजार को सहारा दिया। और बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, इन दोनों दिग्गज NBFCs पर भी एक्शन बनते हुए देखा है। इसके अलावा अच्छे नतीजों पर श्री सीमेंट पर आपने बढ़िया मूव देखी है। हिंडाल्को पॉजिटिव रहा नतीजों से पहले। ग्रासिम यहाँ पर भी आपने 3% की खरीदारी आते हुए देखी है। HDFC सपाट क्लोज होता हुआ दिखा। दूसरी तरफ बैंक्स यहाँ पर रोटेशन हुआ और इसलिए आप देख रहे हैं कि SBI, कोटक बैंक, इंडसइंड, ICICI, एक्सिस, HDFC बैंक, इन सभी नामों में आपने गिरावट आती हुई देखी। कुछ भारी गिरावट नहीं थी, सबसे ज्यादा SBI पर ही थी 3% की, बट गिरावट जरूर हुई है। कोल इंडिया नतीजे ठीक ठाक रहे, डिविडेंड भी अच्छा आया, पर स्टॉक पर रोटेशन आपने देखा है 3% की गिरावट। UPL यहाँ पर कमजोरी वापस लौटती हुई और रिलायंस इंडस्ट्रीज इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। कल भी भारी गिरावट थी, आज भी 1% नीचे क्लोज हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा इंडेक्स पर प्रेशर बना हुआ दिखा। कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन बढ़िया रहा। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 8% की तेजी के साथ आज का टॉप गेनर वायदा कारोबार का, क्लोजली फॉलोड बाय क्यूमेंस इंडिया। यहां पर आपने 5% की तेजी देखी है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एक्साइड जो अनिल जी की भी पिक थी, और अब आप इस पर फ्रेश कॉल्स भी आते हुए देख रहे हैं। राकेश जी, कुणाल जी की स्पेशल पिक रही, वहां पर भी बढ़िया मूव आते हुए दिखा है। औरो फार्मा नतीजों के बाद शानदार रिएक्शन, कल भी अमंग्स टॉप गेनर्स रहा ये। टाटा केमिकल्स, कैडिला, यहाँ पर मूव अच्छा रहा। SRF एक और फ्रेश खरीदारी आती हुई दिखी। डाबर, कोफॉर्ज, अपोलो टायर्स, पेज इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी मूव शानदार आते हुए दिखा है। पर दूसरी तरफ गिरावट, अपोलो हॉस्पिटल्स मुनाफा वसूली 3.5% की। बॉश, बैंक ऑफ बड़ौदा, टाटा पावर, LIC हाउसिंग फाइनेंस जो काफी एक्टिव रहा है पिछले कुछ दिनों में, साथ ही आपने देखा यूनाइटेड स्पिरिट्स थोड़ी मुनाफा वसूली यहाँ पर भी आती हुई दिखी है। IGL वैसे तो नतीजों के बाद अच्छा रिएक्शन रहा, उसके बाद 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। तो ऑल इन ऑल का एक्सपायरी का दिन था, 8 दिनों के बाद मार्केट्स थोड़ा थमे हैं। नवंबर महीने में पहली बार आप नेगेटिव क्लोज दे रहे हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आज का जो डेटा आएगा उससे समझेंगे कि बाजार के लिए किस तरह का एक्शन बन रहा है। एक व्यू एक क्लोजिंग के बाद मैं लेना चाहूंगा सिर्फ इंडेक्स लेवल पर। श्रीकांत जी, बैंक निफ्टी स्पेशली जो 550 अंकों की गिरावट हुई है, ठीक समझे इसको, जो 28,300 के थोड़े नीचे लेवल्स पर क्लोजिंग हुई है, किस तरह से देखना चाहिए? दीपांशु, देखिए वैसे जो ट्रेंड और मोमेंटम बैंक निफ्टी में है, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि एक बार ये अपने साइकोलॉजिकल लेवल के काफ़ी नज़दीक जा सकता है, बिकॉज वहाँ पे एक मैग्नेटिक पावर आ जाती है। मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है दीपांशु कि अगर 1500 का अगर रेट हो तो उसके करीब चला जाता है, 2000 के करीब जाता है, 10,000 के करीब निफ्टी ने वक्त निकाला, लेकिन फाइनली 10,000 के करीब काफ़ी गया था वो। सिमिलरली मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी एक बार काफ़ी नज़दीक, शायद 29,500 या 29,900 के काफ़ी नज़दीक के लेवल्स बैंक निफ्टी दिखा सकता है। और आज के दिन में भी अगर आप देखेंगे तो दीपांशु काफ़ी अच्छा मोमेंटम उसने पकड़ के ही रखा था। ICICI बैंक ने अच्छी रिकवरी दिखाई, तो मुझे लगता है करंट लेवल से बैंक निफ्टी को अगर लॉन्ग करके चलेंगे तो भी चलेगा। आने वाले मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन में, जैसे कि फ्राइडे और सैटरडे, वहाँ तक मुझे लगता है कि एक बार हम 29,500 के लेवल बैंक निफ्टी पे देख सकते हैं। तो 28,000 या 28,000 या 27,900 का स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि 28,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो 27,900 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी की बाय करने की राय रहेगी। ओके, तो बैंक निफ्टी पर खरीदारी करके चलिए। जो गिरावट आनी थी वो आ गई। थोड़ी देर पहले जय ने भी आपको खरीदारी की राय दी है। 28,300 का कॉल आपको खरीदना है अगले हफ्ते की एक्सपायरी का। ऑफकोर्स इस हफ्ते की एक्सपायरी तो हो चुकी है। जैन साहब, रूपफिला, आपकी जैन साहब की जेम्स की पिक, शानदार तेजी आती हुई। आपके टारगेट तो लगता है सर 1-2 दिन में ही यहाँ पर अचीव होते हुए दिखेंगे? या बिल्कुल, आज अच्छा चला, बहुत अच्छा स्टॉक था, फंडामेंटली बहुत बेहतर था। और आज जब सुबह में स्टॉक के बारे में बता रहा था तो उस टाइम पे मेरे से एक चीज मिस हो गई थी, जो इनका क्वार्टरली रिजल्ट है। करीब 170% की बढ़त YOY बेसिस पे। अगर आप लास्ट सितंबर का रिजल्ट देखें और इस सितंबर का रिजल्ट को कंपेयर करें तो फैंटास्टिक रिजल्ट्स थे। क्वालिटी कंपनी है, एक इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर पार्टनर है, केरला गवर्नमेंट है साथ में, एक तरीके से केरला इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो सारी चीजें एकदम इन प्लेस थी। जीरो डेट कंपनी, अच्छा डिविडेंड यील्ड, अच्छी वैल्यूएशन और अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक और भी अच्छा करेगा। 55 रुपया मेरा, वैसे मैं 50 का टारगेट लेके आया था, बट जिस तरीके का आज परफॉर्मेंस था तो मैंने 55 तक का टारगेट भी बना दिया है। तो 55 तक के टारगेट्स आराम से टच होने चाहिए। कल वाला स्टॉक भी जो दिया था हिंदुस्तान कंपोजिट्स, वो भी आज टारगेट अचीव कर चुका है। उसको भी 250-55 तक होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में वाकई में मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में, आज भी जब मार्केट्स खराब थे, बैंक निफ्टी रेड में थे, बट मिड कैप 100 वो अच्छा कर रहा था। तो आई फील कि मिड कैप और स्मॉल कैप में अब आगे आने वाले दिनों में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी।
बिल्कुल, तो थोड़ा रोटेशन अब बाजारों में होने वाला है, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। पर आइए आपको बता दें शो के समापन से पहले कि आज शाम आप क्या क्या ट्यून इन कर सकते हैं जी बिजनेस पर। एक पैक्ड दिन रहने वाला है हमारे लिए। सबसे पहले 5:30 बजे धनतेरस का मौका है। सोना खरीदने के लिए अगर आपने मन बनाया है तो उसके लिए हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। कई सवाल होंगे, किस तरह का, कहां से खरीदें, क्या खरीदें, प्योर गोल्ड आपको कैसे मिलेगा, सस्ता गोल्ड किस तरह से मिलेगा, इन सारे सवालों को जवाब देने के लिए जी बिजनेस एक खास शो लेकर आया है आपके लिए, धनतेरस पर गोल्डन शॉपिंग। आज शाम 5:30 बजे देखिए। इस शो में बुलियन मार्केट के बड़े एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि किस तरह से धनतेरस पर आप सोने की खरीदारी कर सकते हैं और आपके सारे सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे। तो ये हमारा खास शो है आज धनतेरस पर गोल्ड शॉपिंग 5:26 पर, इसे मिस नहीं करेगा। इसके साथ ही 6 बजे ये भी एक इंटरेस्टिंग थीम है जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। वैसे तो इस लॉकडाउन में जो सारी की सारी कंटेंट एप्स हैं, OTTs, उन्होंने हमारा काफी सहारा दिया है एंटरटेनमेंट को लेकर, पर अब अगर आप देखें तो यहां पर भी रेगुलेशन आ रहा है। फिलहाल ज्यादा रेगुलेशन नहीं था, किसी भी तरह का कंटेंट आ सकता था, कुछ ऐसा भी कंटेंट था जहां पर आप फैमिली व्यूइंग के लिए सूटेबल नहीं माना जाता था, लेकिन अब यहां पर रेगुलेशन आ गई है। सरकार ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करने का फैसला ले चुका है। इसका मतलब है कि वेब सीरीज चलाने के लिए निर्माताओं को सरकार से सर्टिफिकेट और मंजूरी लेनी होगी। अब अच्छे कंटेंट के नाम पर परोसे जाने वाली अश्लीलता पर कैंची चलती तय है, लेकिन सवाल है सरकार इसे लागू कैसे करेगी, क्योंकि सेंसरशिप का पैमाना क्या होगा, वेब सीरीज में कितना सुधार आएगा और OTT प्लेटफॉर्म्स की कमाई पर कितना असर पड़ेगा। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ होंगे 2 खास मेहमान, फिल्म निर्देशक अभिषेक डोगरा और फिल्म समीक्षक मयंक शेखर। तो आपकी खबर आपका फायदा में देखिए हमारी खास पेशकश वेब सीरीज पर सेंसर आज शाम 6 बजे। और फाइनली मनी गुरु, आज यहां पर भी धनतेरस के मौके पर अगर आप सोना खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर जो आपके ऑप्शंस हैं उसके बारे में बताएंगे, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है या कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा, इस पर हम आपको डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो फिजिकल गोल्ड खरीदना सही है या फिर सोने में निवेश करना, अगर सोने में निवेश करना चाहते हैं तो कहां निवेश करें और कितना कमाया जा सकता है। मनी गुरु में आज इन सवालों का आपको हम जवाब देने वाले हैं, साथ ही बताएंगे कि पोर्टफोलियो में कितना सोना रखना फायदेमंद रहता है। तो देखना मत भूलिए आज रात 8:26 पर धनतेरस धन भर से एक बार फिर से सोने पर स्पेशल फोकस रहेगा। तो एक पैक्ड शो है, पैक्ड शेड्यूल है आज शाम को, डेफिनेटली इसके लिए आप ट्यून इन करिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे एक्सपर्ट्स को हमारे साथ जुड़ने के लिए, राकेश जी, कुणाल जी दिल्ली से, साथ ही सुमित जी, श्रीकांत जी, वागले जी और जयपुर वाले जैन साहब भी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।